चलो, टाइम ऑफ सप्लाई हम पढ़ रहे थे, करेक्ट। तो टाइम ऑफ सप्लाई में मेरे पास कल एक एग्जांपल था, करेक्ट। वो एग्जांपल क्या था कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन जीएसटी इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड पेज पे है। इन सम केसेस जीएसटी इज पेएबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। मैंने आपको बोला है ना कि बहुत गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि सर्टन सर्विसेज आप अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से कोई रजिस्टर्ड पर्सन लेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोल देता हूँ। मेरी कंपनी में मैं सिक्योरिटी सर्विस लेता हूँ, किसके पास? एक इंडिविजुअल के पास, जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से कंपनी सिक्योरिटी की सर्विस ले रही है, तो कंपनी तो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो सिक्योरिटी पर्सन के बिहाफ में, वो सिक्योरिटी कंपनी है, उसके बिहाफ में कंपनी जीएसटी पे करेगा। दैट इज कॉल्ड आरसीएम। तो यहाँ पे आरसीएम में क्या बोला गया है कि इन सम केसेस जीएसटी इज पेएबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। इन such a cases time of supply of goods will be determined on the basis of following। मान लो कोई गुड्स आप लेते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? तो आपके पास क्राइटेरिया है कि रिसिप्ट कब हुआ गुड्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट कब किया है, और तीसरा द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस इश्यू किया है वहाँ से 30 days, विच एवर इज अर्लियर। ये तीन में से पहला कौन? ओके। तो नीचे आपके पास एग्जांपल है। फॉलोइंग डेटा इज नोटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड वाई लिमिटेड। तो ये रिकॉर्ड्स है एक्स लिमिटेड का, जो सप्लायर है। ओके, पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ सप्लाई आपको मालूम है कि एक्स लिमिटेड वाई को कौन सी डेट पे गुड्स सप्लाई करता है, वो डेट है आपके पास। दूसरा, वो एजेंट के गोडाउन में गुड्स कब रिसिप्ट हुआ, 12 नवंबर को। इनवॉइस कब इश्यू हुआ, 5 अक्टूबर को। और पेमेंट कब किया भाई ने, 20 दिसंबर को। ओके, ये क्वेश्चन है। अब हमारे को जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन करना चालू कर दो। सबसे पहले क्राइटेरिया फर्स्ट, कौन सी डेट पे गुड्स रिसिप्ट हुआ। तो आप लोग चेक करो कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय वाई लिमिटेड। तो आपने आपने फर्स्ट पॉइंट चेक कर लो। फर्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एक्स लिमिटेड टू एजेंट वाई लिमिटेड, करेक्ट। तो 10 तारीख को आपने रिसीव किया था। क्राइटेरिया टू, डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट तो आपको दिया था, 4 नंबर की इंफॉर्मेशन थी, 20 दिसंबर। क्राइटेरिया थ्री, जब इनवॉइस इश्यू किया वहाँ से 30 डेज। इनवॉइस इश्यू किया 5 अक्टूबर को, वहाँ से 30 डेज, डेट मीन्स 1 मंथ। तो 5 नवंबर आएगा। ओके। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्राइटेरिया 1, 2 और 3, विच एवर इज अर्लियर। तो 5 नवंबर आपका आंसर आएगा। तो ये था एग्जाम्पल। एमसीक्यू में ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स। हाँ, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो याद रखना, ये एग्जाम्पल में आपको डेट ऑफ रिसिप्ट करेक्शन कर लेना है, 12 लिखना है।
आपका फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। The time of supply of services is given by section 13. The rules are not applicable in the case of the person who has opted for composition scheme. तो जिस पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई किया है उसके लिए ये रूल नहीं है। ओके, उसके अलावा के पर्सन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का ये रूल है। जनरली द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज डिटरमाइंड एज फॉलो। सिचुएशन फर्स्ट, इनवॉइस इज इश्यूड विद इन अ स्टैट्यूटरी पीरियड। आपको जो इनवॉइस इश्यूड करना है स्टैट्यूटरी पीरियड में करना है। दिस सिचुएशन कवर्स द केस व्हेन इनवॉइस इज इश्यूड बाय द सप्लायर within the statutory period of 30 days of the date of the supply of service। तो जिस दिन में आपने सर्विस दी है उस दिन से 30 डेज में आपको इनवॉइस इश्यू करना है। इन केस टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस is the date of invoice or date of payment whichever is earlier। तो क्या बोला है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आपका डेट ऑफ इनवॉइस और आपका डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier माना जाएगा। दूसरा सिचुएशन, आपने इनवॉइस स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर इश्यू नहीं किया है, तब द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। तो आप सर्विस का प्रोविजन कब करने वाले हो, कौन सी डेट पे वो, और आपको पैसा कब मिला वो whichever is earlier आपको देखना है। पहले और दूसरे में डिफरेंस है, याद रखना। पहले में डेट ऑफ इनवॉइस बोला है, दूसरे में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस बोला है। कई लोग नहीं कहते कि मैं आपको ये तारीख पे आके सर्विस दूंगा, तो दैट इज द डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस। सिचुएशन 3, वेयर द अबव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। दोनों में से एक भी अप्लाई नहीं होता है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। तब क्या करोगे, तब डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सामने वाला अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस कब रिसीव करता है ना, वो डेट आपको कंसीडर करनी है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। तो ये था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, याद क्या रखना है, कंपोजिशन स्कीम जो ले रहा है उसके अलावा के पर्सन के लिए ये रूल है। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम। आपने जीएसटी पे किया है आरसीएम में क्योंकि आपने किसी सर्विस को कंसीडर किया है। यहाँ पे आपने सर्विस ली है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से। जैसे कि मैंने बोला था ना, मेरी कंपनी में मैंने सिक्योरिटी की सर्विस ली है, तो सिक्योरिटी सर्विस में आता है। ओके, देखो क्या रूल है। क्राइटेरिया फर्स्ट, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट कौन सी डेट पे पेमेंट करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन इज बैंक अकाउंट। और अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कब होता है वो, विच एवर इज अर्लियर, वो क्राइटेरिया 1 में जाएगा। ऑब्वियसली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेट होगी ना वो पहले होगी, करेक्ट, क्योंकि आप चेक दोगे तो वो नेक्स्ट डे पे जाएगा। क्राइटेरिया 2, द डेट द डेट इमीडिएटली द डेट immediately following 60 days from the date of issue of invoice by the supplier। तो क्राइटेरिया 2 में बोला है कि द डेट immediately following 60 days from the date of issue of invoice। तो सप्लायर जिस दिन पे इनवॉइस इश्यू करता है वहां से 60 डेज की लिमिट है, 60 डेज। ओके, और ये क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 आपने फाइंड आउट कर लिया।
फिर आपका रूल क्या है, विच एवर इज अर्ली ईयर। इसके लिए आपको नीचे एग्जाम्पल दिया है। ओके, चलो देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा इज नॉट noted from the records of X Limited, supplier of service, and Y Limited. The recipient of service is covered by RCM. आपको बोल ही दिया है कि RCM है, तो आपको RCM का रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट वन, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बाय X लिमिटेड टू Y लिमिटेड। आपने सर्विस कंप्लीट की है, वो तारीख दी है आपको 20 नवंबर 2018। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अब X लिमिटेड ने इनवॉइस इश्यू किया 15 अक्टूबर को। ओके, और तीसरा, डेट ऑफ पेमेंट बाय वाई लिमिटेड, सामने वाले ने पैसा दिया आपको 21 दिसंबर 2018 और बैंक में डेबिट हुआ 20 दिसंबर 2018। करेक्ट, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब आपको रूल अप्लाई करना है कि क्राइटेरिया फर्स्ट, कि आपने पेमेंट कब किया और आपकी बैंक में डेबिट कब हुआ। तो देखो, मैंने पेमेंट किया 21 दिसंबर को, बैंक में डेबिट कब हुआ, 20 दिसंबर को। तो विच एवर इज अर्ली ईयर, विच एवर इज अर्ली ईयर, तो 20 दिसंबर। तो आप चेक कर लो क्राइटेरिया फर्स्ट में 20 दिसंबर लिखा है। अब सेकंड क्राइटेरिया है कि आपने जो इनवॉइस इश्यू किया है वहां से 60 डेज। करेक्ट, आपने इनवॉइस कब इश्यू किया है, 15 अक्टूबर को। तो देखो, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 60 डेज होंगे। तो देख लो, क्राइटेरिया 2 में लिखा है 15 दिसंबर। विच एवर इज अर्ली ईयर, आपका क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2, विच एवर इज अर्ली ईयर, तो 15 दिसंबर आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो अभी तक हमने क्या देखा, टाइम ऑफ सप्लाई देखा, फिर वो गुड्स का है, सर्विस का है, आरसीएम में गुड्स है, आरसीएम में सर्विस है, तो सबका टाइम ऑफ सप्लाई हमने देखा। इन एग्जाम सेशन उसमें से आपको क्वेश्चन अराइज है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आरसीएम में गुड्स है तो कितने दिन का आपको बोला गया है, और आरसीएम में सर्विस है तो आपको कितने दिन बोला गया है। ये एक एमसीक्यू है 2 मार्क का, सोचो। याद रखना, आरसीएम में गुड्स है तो 30 डेज बोला गया है, और आरसीएम में सर्विस है तो 60 डेज बोला गया है। याद रखना, भूल मत जाना। चलो, अभी है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आप टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी is given by section 9. As per section 9, GST shall be levied on the value of taxable supply of goods or services determined under section 15. तो एज पर सेक्शन 9 आप जीएसटी किस पे चार्ज करोगे, कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे। ओके, तो टैक्सेबल सप्लाई आपको मालूम होना चाहिए क्या है। सेक्शन 15 प्रिस्क्राइब द पैरामीटर्स फॉर अराइविंग द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉर्मली ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सेक्शन 15 ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। आप कैसे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फाइंड आउट करोगे। इन सर्टन सिचुएशन, हाउएवर, transaction value is not considered for determination of GST liability, and in such cases, taxable value is determined under Chapter 4 of CGST rules.
व्हेन, अब क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो कब आप सप्लाई करोगे ताकि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ये लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप जितनी अमाउंट पेड करने वाले हो या पेएबल करने वाले हो, या तो दे दिया है या तो देने वाले हो, किसके अगेंस्ट में, कि सर उन्होंने हमको गुड्स दिया, उन्होंने हमको सर्विस दी, या उन्होंने हमको दोनों चीज़ दी, गुड्स भी दिया और सर्विस भी दिया। तो उसका जो पैसा आप देने वाले हो, टोटल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 provides that value of supply of goods or service or both shall be the transaction value. Transaction value would be acceptable only when the following two conditions are satisfied. The first one, where the supplier and recipient of the supply are not related person। तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, आप लोग सप्लाई के अगेंस्ट में प्राइस ही चार्ज करने वाले हो, कोई एक्सचेंज, कोई बार्टर, कोई ऑफर नहीं है ये। मैंने आपको गुड्स दिया है तो आपको पैसा ही देना है। ये दो कंडीशन है, याद रखना। व्हेन दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ट्रांजैक्शन वैल्यू is taken as the taxable value of the supply of goods or services for calculation of GST liability. Next, for determination of transaction value, one should know the inclusions and exclusions to be made in a transaction value। तो जब आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन करनी है, कौन से पॉइंट ऐड होंगे, कौन से पॉइंट ऐड नहीं होंगे, वो आपको मालूम होना जरूरी है। तो मैं आपको इंक्लूजन्स बताता हूँ। इंक्लूजन दैट मीन्स आपको ऐड करना है। ओके, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे, फिर हम एक्सक्लूजन देखेंगे, फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। तो कंसेप्ट एग्जांपल, कंसेप्ट एग्जांपल, उस हिसाब से जाएंगे। चलो, सबसे पहले टैक्सेस। तो एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी स्टैट्यूट। तो कोई भी टैक्स हो वो यहाँ पे कंसिडर करना है। However, taxes levied under the CGST Act, SGST Act, UTGST Act, and the GST Act shall not be added if these taxes are charged separately by the supplier to the recipient। आपको कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस ऐड कर सकते हो, बट आप कोई जीएसटी ऐड नहीं कर सकते, जिसमें आपको सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, या तो आईजीएसटी हो, ये आपको ऐड नहीं कर सकते जब आपके सप्लायर ने आपको सेपरेटली ये चार्ज किया हो, तो आप ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सप्लायर ऑब्लिगेशन मेड बाय द रिसिपिएंट, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई। ऐसी कोई भी अमाउंट जो सप्लायर लायबल है, उसने जो सप्लाई की है वो उसको पे करनी है, बट विच हैज़ बीन इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। बट वो पैसा कौन दे रहा है, रिसिपिएंट दे रहा है। लिखा है ना, बट विच हैज़ बीन इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। ब्रैकेट में क्या लिखा है, एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज। आपने जो प्राइस पे की है या पे करने वाले हो, उसमें ये इंक्लूड नहीं की है। फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, incidental expenses such as commission, packing, charged by the supplier to the recipient of supply, including any amount charged for anything done by the supplier
in respect of the supply of goods or services at the time of delivery of the goods or services। कई बार क्या होता है, आप हमको ऑर्डर देते हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गुड्स को सेल करने की होती है, बट आप लोग बोलोगे कि सर हम तो अहमदाबाद में है, सूरत में है, पूना में है, तो हमको कुरियर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वो कुरियर का एक्सपेंस जो होगा वो हम आपकी इनवॉइस के अमाउंट में ऐड करके भेज देंगे, क्योंकि वो पैसा तो हम आपके पास से लेंगे ना। तो दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। हमने आपको गुड्स भेजा था, बोला था कि 30 डेज में पैसा दे देना, आपने नहीं दिया, तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो इंटरेस्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सब्सिडी, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, तो सब्सिडी भी आपको ऐड करनी है। बट याद ये रखना कि जो सब्सिडी आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में से मिलती है, वो सब्सिडी की बात नहीं हो रही है, उसको एक्सक्लूड करना। ओके, तो 5 पॉइंट है जो आपको ऐड करने हैं। ओके, अब नीचे आपके पास एक एग्जांपल आ रहा है, ध्यान से देखना। ऑन 5th July 2018, जेड of Chennai supplies 25 tons of chemical to B of Madurai at the rate of 80,000 per ton। तो एक जेड है जो केमिकल सप्लाई करने वाला है बी को, जेड है चेन्नई में और बी है मदुराई में। ओके, रेट कितना है? 80,000 पर टन। तो कैलसी ले लो, 25 मल्टीप्लाई 80,000, तो 20 लाख आएगा। चेक करो नीचे सॉल्यूशंस में, फर्स्ट पॉइंट लिखा है 20,000। ओके, नेक्स्ट आगे आओ। बिसाइड ही चार्जेस दैट मीन्स वो जो मिस्टर जेड था ना, उसने चार्जेस लगाए हैं। फ्रेट ले सकता है, चेक करो नीचे लिखा है फ्रेट 3,12,000 का। पैकिंग चार्जेस वो भी आएगा 72,000 का। वेइंग चार्जेस वो भी आएगा नीचे 30,000। इंस्पेक्शन चार्जेस देखो नीचे है, क्योंकि रिसिपिएंट ने बोला था कि ये करना है, तो सप्लायर ओब्लिगेशन मेड बाय द रिसिपिएंट। फिर क्या है? कॉस्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज स्पेसिफिकली परचेज बाय जेड टू मैन्युफैक्चर दिस केमिकल 1,10,000। तो ये मटेरियल बनाने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमने मंगवाया, तभी ये केमिकल बन पाया, तो उसका कॉस्ट 1,10,000 है, वो ऐड किया। और ये इंस्ट्रूमेंट अब मेरा कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर हो गया, ये फिनिश हो गया इंस्ट्रूमेंट। इंस्पेक्शन चार्जेस आर डायरेक्टली borne by the B and not included in invoices। तो इंस्पेक्शन चार्जेस बी बॉर्न करने वाला है, इस वजह से यहाँ पे इंस्पेक्शन चार्जेस हमने ऐड किया है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैज पेड सब्सिडी 40 lakh to जेड to set up a chemical manufacturing plant in a Chennai, and this subsidy was paid during the 1718। तो मेरी बात सुनो, ये सब्सिडी किसने दी? गवर्नमेंट ने दी है ना, स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको ना बोला था कि गवर्नमेंट सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो आपको ऐड करना नहीं है। ओके, तो गवर्नमेंट सब्सिडी नीचे डैश किया होगा। बी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ सप्लाई। बी को 15 दिन में पेमेंट देना था। हावेवर द पेमेंट इज मेड इन अक्टूबर 2018। लो, 15 दिन में पैसा देना था, उसने तो अक्टूबर में पैसा दिया, इस वजह से जेड ने चार्ज किया 11,000 का इंटरेस्ट। तो वो ले सकता है ना, करेक्ट? तो वो ऐड कर दिया है नीचे सॉल्यूशंस में। आपका टोटल वैल्यू हो गया 25,47,000।
इतना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिस पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्लूजन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में से इसको हमको एक्सक्लूड करना। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 provides that a value of supply shall not include any discount which is given below. Situation first, discount which is allowed before the supply. This discount will not be included in the value of taxable supply. तो सप्लाई करने से पहले आपने डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको इंक्लूड नहीं करना है। If it is a duty, if it is duly recorded in the invoice which is issued in respect of such supply। तो कई बार क्या होता है, आप लोग जब गुड्स सप्लाई करते हो ना, तभी बोल देते हो कि तेरे को 10% डिस्काउंट मिलेगा, करेक्ट? तो आपने जब गुड्स बेचा है तभी आपने उसको बोल दिया है कि 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको अभी माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का गुड्स है तो अभी 1,000 माइनस कर दे, 9,000 तेरी टैक्सेबल वैल्यू होगी जिस पे जीएसटी चार्ज कर। याद रखो। सिचुएशन 2, डिस्काउंट दैट इज अलाउड आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड। दिस डिस्काउंट will not be included in a value of taxable supply if the following two conditions are satisfied। आपने गुड्स दे दिया है, उसके बाद आपने बोला है कि मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, तो ये डिस्काउंट आपके टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए, जो आपने नीचे की दो कंडीशन सेटिस्फाइड की है। द फर्स्ट वन इज सच डिस्काउंट इज गिवन अंडर एन एग्रीमेंट एंटर इनटू at or before the time of supply and specifically linked to relevant invoices। आपने ये डिस्काउंट दिया है, इसके लिए कोई एग्रीमेंट है आपके पास, और जो आपने सप्लाई किया है उससे पहले आपने कोई एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट में बोला गया था कि मैं आपको डिस्काउंट देने वाला हूँ, और एक पर्टिकुलर इन्वॉइस के साथ लिंक होना चाहिए। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रिवर्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। और जिस पे आपने आईटीसी क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये दो रूल्स है, तो इसके रिलेटेड नीचे आपके पास दो एग्जाम्पल है, सॉरी एक ही एग्जाम्पल है, देख लो। एक्स लिमिटेड इज अ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन महाराष्ट्र। तो एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है महाराष्ट्र में। इट जनरली गिव्स अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% इन द लिस्ट प्राइस व्हेन गुड्स आर परचेज बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो कहता है कि मैं 20% तो ट्रेड डिस्काउंट देता ही हूँ जब गुड्स परचेज बाय द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से परचेज करूंगा तब। ड्यूरिंग द December 2018 it offers the Christmas bonanza under which a three under which a special Christmas discount of 10% is given on the list price of all products to its distributors in addition to normal discount of 20%। तो वैसे तो 20% में ट्रेड डिस्काउंट देता ही हूँ, बट क्रिसमस बोनांजा ऑफर है दिसंबर में, मैं उसको आपको 10% और देने वाला हूँ। वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम कर्नाटका परचेज 1000 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट बिस्किट। लिस्ट प्राइस 40 है पर पैकेट ऑफ 118 ग्राम्स ऑन 13 नवंबर 2018। तो एक ऑर्डर मिला कर्नाटका से, 1000 पैकेट उसको चॉकलेट बिस्किट के चाहिए
30 नवंबर को, करेक्ट। दूसरा ऑर्डर उसके ही पास से आया 2000 पैकेट का, करेक्ट। कब आया? 1 दिसंबर को। अब आपको ये बताना है कि कौन सा डिस्काउंट कब माइनस करना है। तो नीचे इसका सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट दो बार है। पहली अमाउंट कब है? जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है उसका, जो नवंबर में था ना, उसके लिए है। और दूसरा कॉलम दिसंबर के लिए है। चलो, पहले मैं नवंबर की कॉलम की बात करता हूँ। कितने पैकेट है? 1000। प्राइस कितनी है? 40। तो 1000 इंटू 40, तो 40,000 हुआ। लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट पहले से आपको बोला गया है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर को 20% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, करेक्ट। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट है, देखो 40,000 का 20%, 8,000 हुआ। और ये नवंबर है, तो वो एडिशनल 10% में नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिसमस बोनंजा दिसंबर में होता है। तो यहाँ पे देखो, क्रिसमस बोनंजा में डैश लिखा है, तो आपकी वैल्यू हुई 32,000। सामने सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम अब आपका दिसंबर का है। आपको 2000 पैकेट देने हैं, 40 रुपीज़ का प्राइस है। तो 2000 इंटू 40, 80,000 हुआ। 20% तो है ही ट्रेड डिस्काउंट 80,000 का, तो 16,000। और क्रिसमस बोनांजा है यहाँ पे, तो 10% उसका, तो 80,000 का 10% 8,000। तो आंसर आया 56,000। एंड द लास्ट टॉपिक इज composition levy. Is there any threshold limit for small taxpayers? Yes. Small taxpayer having turnover up to 20 lakh, in a bracket 10 lakhs in case of north eastern state, Himachal Pradesh, Uttarakhand, etc., are not required to register under GST. Once a person obtain a registration, he is liable for GST even if his turnover is less than 20 lakh or 10 lakh in the case of specified states. तो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अप टू 20 लाख स्मॉल टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। और 10 लाख के लिए बोला गया है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनके लिए उनको बोला गया है कि आपको जीएसटी में रजिस्टर नहीं होना है तो चलेगा। आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। बट एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, भले आपका टर्नओवर 20 लाख से कम हो या 10 लाख से कम हो, आपने एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप लोग लायबल हो जीएसटी के लिए, याद रखना। सर, ये कंपोजिशन लेवी क्या होता है? कंपोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर whose turnover is less than the amount specified। जिसका ऊपर जो टर्नओवर मेंशन किया है वो टर्नओवर से कम टर्नओवर है, तो वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन लेवी की स्कीम रखी है। सर क्यों, क्या बेनिफिट है? द ऑब्जेक्टिव of composition scheme is to bring simplicity and to reduce the compliance cost for small taxpayers। तो ये सिंप्लिसिटी है, टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। ईयर एंड में या तो क्वार्टरली, जो गवर्नमेंट का जो पीरियड है उस हिसाब का टर्नओवर आपको देखना है, और गवर्नमेंट ने जो टैक्स बोला है उतना दे देना है, सिंपल। बाकी कोई रिकॉर्ड्स आपको मेंशन या मेंटेन नहीं करना है। सिर्फ देखो, फॉर एग्जांपल 3 महीने का सेल इतना, गवर्नमेंट ने बोला है 1%, तो इसका 1% दे दो, सिर्फ इतना काम करना है आपको। तो कंपोजिशन लेवी स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बहुत इजी है, कोई बर्डन नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स बहुत मेंटेन नहीं करने हैं उनको।